हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो पहले आपको समझना होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हम एक ही कैरेक्टर पर बात करते हैं वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराया जाए ड्वार्फ प्लांट से। टॉल प्लांट को जब ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराएंगे तो इसके अंदर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कैटेगरी के अंदर आएगा और यहाँ पर हमें एक जीन का इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको हल्का सा पूरे इस पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में लिखा गया उसका थीम बता देता हूँ कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस तरीके से कराया था कि उसने लिया एक प्लांट को टॉल और एक प्लांट लिया उसने ड्वार्फ। कॉन्ट्रास्टिंग टार्ट्स पे उसने काम किया था। सपोज जो टॉल प्लांट लिया उसे बनाया उसने मेल और जो ड्वार्फ प्लांट था उसको उसने बनाया फीमेल। अब फ्लावर तो बाइसेक्सुअल ने उसको फीमेल कैसे बनाया होगा उसने, तो उसने मेल वाले पार्ट को स्टेमन को काट के निकाल दिया होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं, इसे इमैस्कुलेशन कहा जाता है। टॉल प्लांट को आप लिखेंगे इस तरीके से, दोनों टी कैपिटल, और ड्वार्फ प्लांट को लिखेंगे इस तरीके से, दोनों टी स्मॉल। टॉल प्लांट वाला जो गैमीट बनाएगा तो उसमें कैपिटल टी वाले जीन होंगे और ड्वार्फ प्लांट वाले जो गैमीट बनेंगे तो उसके अंदर स्मॉल टी वाले जीन्स एलील होंगे। जब आप इन दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो F1 हाइब्रिड बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कहलाएगा F1 हाइब्रिड। याद होगी आपको, 10th में आपको बात बताई गई। ये प्लांट देखने में टॉल होगा तो इससे ये बात समझ में आती है कि F1 हाइब्रिड के अंदर केवल टॉल वाले ही एलील का इफेक्ट नजर आ रहा है, डॉर्फ वाले एलील का इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉल वाले एलील है वो है डोमिनेंट और डॉर्फ वाले एलील है रेसेसिव। अब ये दोनों एलील आपस में मिक्स हुए या नहीं हुए, ब्लेंड हुए नहीं हुए, इसका पता चलता है जब हम इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर आप आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट होंगे और ये कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरीके के गैमीट बनेंगे। इसके अंदर ये भी दो तरीके गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इनको मिलाने के लिए चाहे तो पैनेट स्क्वायर बना सकते हैं या फिर आप क्रॉस ऐसे ही एरो बना के उसे मिला सकते हैं। आगे एनसीईआरटी में चार्ट भी दिखा रखा है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ बना के। इस टी को आप इसके साथ लिखेंगे दोनों टी कैपिटल, ये प्लांट होगा टॉल। इसको आप इसके साथ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट भी होगा टॉल। इसको इसके साथ लिखेंगे, हमेशा पहले कैपिटल वाला लिखा जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी होगा टॉल। और इसको जब इसके साथ मिलेगा तो ये बनेगा ड्वार्फ। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि 75% प्लांट टॉल है देखने में और 25% प्लांट ड्वार्फ है। 25% प्लांट ड्वार्फ है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो आएगा देखने वाला, यानी फिनोटिपिक रेशियो जो आप देख के बताते हैं, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर आएगा 3:1। 3:1 यानी कि 75% प्लांट टॉल है और 25% प्लांट ड्वार्फ है। लेकिन देखा जाए इसका बिल्कुल पैटर्न अलग है, दोनों टी कैपिटल। इन दोनों का पैटर्न सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका पैटर्न अलग है, दोनों टी स्मॉल। जो आप जीन्स के हिसाब से एलील के हिसाब से बात करते हैं ये कहलाता है जीनोटिपिक रेशियो। और यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा 1:2:1। यहाँ 1 दोनों टी कैपिटल वाले, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और 1 दोनों टी स्मॉल वाले। कई बात समझ में आ रही, ठीक है ना। ये जो दूसरा रिजल्ट आया इसे कहा जाता है F2 यानी सेकंड फ्लाइल जनरेशन। जो पहला रिजल्ट आया था वो कहलाता है F1, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में कैसे बताया गया, फिर हम साथ के साथ चीज़ों को डिस्कस भी करते रहेंगे। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel where he crossed tall and dwarf pea plant, यही वाला जो हम अभी बात कर रहे हैं, tall and dwarf pea plants, to study the inheritance of one gene। तो इसका मतलब ये हुआ कि inheritance of one gene को स्टडी करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नीट एग्जाम में यहाँ से सवाल बन सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलता है inheritance of one gene, याद रहेगी ये बात। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation। मतलब जब उसने एक टॉल को डार्फ से क्रॉस कराया, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन, उसने उसके जो सीड बने हुए हैं उनको उसने ग्रो कराया। तो उसने देखा कि जितने भी प्लांट थे सबके सब टॉल ही थे। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट फ्लायल जनरेशन, यानी कि F1 प्रोजेनी। मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। F1 वाले प्लांट सारे टॉल थे, लाइक द वन ऑफ इट्स पेरेंट, जैसे कि पेरेंट प्लांट टॉल था उतने ही टॉल था। यानी जैसे 6-7 फीट का प्लांट था 6-7 फीट का ही था। ऐसे नहीं एक प्लांट टॉल था दूसरा ड्वार्फ था तो फिर F1 जनरेशन वाले प्लांट की बीच की हाइट हो 3-3.5 फीट का, ऐसा नहीं था।
लाइक वन ऑफ द पेरेंट, नन वर डॉफ, कोई इसमें छोटा प्लांट नहीं था। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ द ट्रेड्स, ऐसा ही उसने फिर दूसरे में भी किया कि राउंड एंड येलो सीड्स को क्रॉस कराया, ऐसे प्लांट्स के राउंड सीड्स हैं, रिंकल्ड सीड्स हैं, ऐसे एक्सियल और टर्मिनल, वायलेट और वाइट, तो जितने भी उसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन सब के उसने 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स के बीच में क्रॉस कराया, और उसने यही रिजल्ट पाया कि कोई एक ही F1 में नजर आता है, दूसरा नजर नहीं आता। जो नजर आता फिर उसने उसको बोल दिया डोमिनेंट एलील, और जो नजर नहीं आता उसको उसने बोल दिया रेसेसिव। He found that the F1 always resembled either one of the parent, उसने देखा जो F1 वाला है वो किसी एक ही पेरेंट को रिजेंबल करता है। जैसे टॉल और डॉर्फ में आप क्रॉस कराएंगे तो F1 वाला टॉल ही है, तो किसी एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है। एंड द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, और दूसरे वाले का इफेक्ट, दूसरे वाले का ट्रेट नजर नहीं आता, जैसे डॉर्फ वाले का इफेक्ट नजर नहीं आएगा F1 के अंदर। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर थे उसने उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन फिर कराया। एंड to his surprise found that in the FLAL2 generation some of the offspring were dwarf, लेकिन जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उसने ये देखा कि F2 जनरेशन में प्लांट उसे डॉर्फ में मिले थे। अभी हमने क्रॉस में देखा भी था कि 25% प्लांट डॉर्फ थे, 75% प्लांट टॉल थे। द कैरेक्टर वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, यहाँ ताज्जुब की बात ये थी कि F1 में डॉर्फ नहीं था कोई, लेकिन F2 में डॉर्फ नजर आ गया। यहीं से फिर बाद में रिजल्ट निकाला गया था कि F1 के अंदर जो एलील थे वो आपस में ब्लेंड मिक्स नहीं होते हैं, साथ साथ होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन वो अलग हो जाते हैं, और इसलिए किसी एक गैमीट के अंदर कोई एक ही एलील जाता है। द कैरेक्टर वाज नॉट सीन F1 जनरेशन वाज नॉट एक्सप्रेस। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वर डॉर्फ वर 1/4, जो प्लांट डॉर्फ थे 1/4 यानी कि 25% थे ऑफ द F2 प्लांट्स, वाइल द 3/4 यानी 75% प्लांट थे वो टॉल नजर आ रहे थे, और 25% प्लांट्स कैसे थे, डॉर्फ थे। द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, ये जो टॉल डॉर्फ थे F2 वाले बिल्कुल आइडेंटिकल थे अपने पेरेंट्स की तरह। एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, और उनमें आपस में कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नजर नहीं आ रही थी। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और डॉर्फ, नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, मतलब प्लांट या तो टॉल थे या डॉर्फ थे। 75% प्लांट टॉल थे, 25% प्लांट डॉल थे, कोई भी बीच वाली हाइट का प्लांट नहीं था। से बात समझ में आती कि एलील आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। Similar result were obtained with the other trait that he studied, बाकी ट्रेड में भी ये देखा गया only one of the parental traits was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage both the traits were expressed in the proportion 3:1। F2 में क्या रेशियो आया था, 3:1 का। The contrasting trait did not show any blending at either F1 और F2 stage। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कोई मिक्सिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं, ना F1 में मिक्सिंग शो करते हैं और ना ही F2 में। यहाँ पर इन्होंने एक क्रॉस बना के दिखाया, जैसे कि ये प्लांट टॉल था और ये प्लांट डॉर्फ था, दोनों को क्रॉस कराया और F1 जनरेशन वाले प्लांट मिले से टॉल। फिर उसने उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में उसे प्लांट टॉल भी मिले होंगे और डॉर्फ भी मिले इन द रेशियो ऑफ 3:1। जैसे कि आप देख सकते हैं 75% प्लांट टॉल हैं और 25% प्लांट डॉर्फ। थोड़ा डायग्राम से बना के दिखाया कि बच्चों को थोड़ी बात समझ में आ जाए। देखते हैं कि इन्होंने NCERT में क्या समझाया। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring। जो मेंडल ने कहा कि जैसे पेरेंट हैं वैसे आगे बच्चे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई एक चीज़ है जो कि माँ बाप से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रही है थ्रू द गैमीट्स के जरिए ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ही कॉल्ड दीज थिंग एज फैक्टर्स, और मेंडल ने उसको नाम दिया फैक्टर। नाउ वी कॉल देम एज जीन, जिनको कि आजकल जीन्स कहा जाता है। तो यहाँ से एक लाइन समझने की है कि जो आजकल जीन बोला जाता है, मेंडल ने उस ज़माने में उसे फैक्टर कहा। और यहीं से ये बात समझ में आती है कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी कि ये जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। F1 जनरेशन प्लांट टॉल है, F2 में तो टॉल और डॉर्फ दोनों ही नज़र आ रहे हैं। तो कोई एक चीज़ कॉन्स्टेंटली एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में गैमीट्स के जरिए ट्रांसफर हो रही है, और वो क्या है, फैक्टर्स। मेंडल ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फैक्टर, उसी को लफ्ज़ को बाद में जोहानसन ने चेंज किया था इनटू जीन। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये लाइन कई बार नीट एग्जाम में आ चुकी है कि द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। They contain the information that is required to express a particular trait in an organism। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, प्लांट टॉल है, डॉर्फ है, सीड राउंड है, रिंकल्ड है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील। ऐसे जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t हो गया, कैपिटल R स्मॉल r हो गया, ये कहलाएंगे एलील। आप आसान सी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, एक जीन की जितनी टाइप्स होती हैं वो उसकी एलील कहलाती हैं। जैसे कि हाइट वाला जो जीन उसकी 2 टाइप है, कैपिटल T स्मॉल t। ये लाइन से कई बार नीट में सवाल आ चुका है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील।
वो जीन जो कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो एलील कहलाते हैं। जैसे कि प्लांट टॉल भी होगा, प्लांट डॉर्फ भी होगा, तो टॉल वाला भी जीन होगा, डॉर्फ वाला भी जीन होगा, जो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको ही नाम दे दिया था एलील। और आसान किया जाए बात को कि एक जीन के जितने टाइप्स होते हैं वो कहलाते हैं एलील। तो हाइट वाला जीन होगा जो कैपिटल टी स्मॉल टी, वो होंगे उसके एलील। दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। ये भी लाइन आप याद रख लें कि एलील्स आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. वो कह रहे हैं कि अगर हम इनके लिए अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो उसका तरीका ये बनाया गया कि F1 स्टेज में जो ट्रेट नज़र आ रही है उसका कैपिटल लेटर ले लिया जाता है। जैसे कि F1 जनरेशन वाले प्लांट टॉल थे तो कैपिटल टी ले लिया गया, और स्मॉल अल्फ़ाबेट फिर ले लिया जाता है उसी का दूसरे के लिए। मतलब ऐसा करते हैं, डॉर्फ प्लांट के लिए डी नहीं लेंगे, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी ले लेंगे, उससे आसानी होगी, हमें ये याद रहेगा अच्छा ये हाइट ऑफ द प्लांट के तो एलील लेंगे। अगर टी और डी लेंगे तो उसमें ये कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन सा एलील किसका है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, टी इज यूज फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी फॉर द डॉर्फ। कैपिटल टी यूज किया जाएगा टॉल ट्रेट के लिए और स्मॉल टी यूज किया जाएगा डॉर्फ ट्रेट के लिए। एंड द कैपिटल टी स्मॉल टी एलील्स ऑफ ईच अदर। हैंस इन प्लांट द पेयर ऑफ द एलील्स ऑफ हाइट वुड बी, जो एलील के पेयर आप देख सकते हैं हाइट के लिए, पेयर ऑफ द एलील्स फॉर हाइट, वो दोनों टी कैपिटल हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों टी स्मॉल। ठीक है। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर्फ पी वैरायटी द एलिलिक पेयर ऑफ द जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। उसने कहा कि जो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज हैं, जैसे कि ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि उसके अंदर दोनों एलील सेम होंगे, तो फिर उसने कहा जैसे टॉल है तो अगर वो ट्रू ब्रीडिंग हो दोनों टी कैपिटल है, अगर डॉर्फ है तो दोनों टी स्मॉल होंगे। होमोजाइगस अगर है तो दोनों टी कैपिटल दोनों टी स्मॉल, और अगर ऐसा हुआ एक टी कैपिटल और एक स्मॉल तो उसे उसने बोल दिया था हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप। अगर आप बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर देखकर जो नज़र आ रहा है जैसे टॉल डॉर्फ, तो ये कहलाएगा फिनोटाइप। और अगर आप उनके जीन्स के हिसाब से बात करने लगे कि दोनों टी कैपिटल है या दोनों टी स्मॉल या एक टी कैपिटल है स्मॉल, तो वो कहलाएगा उसका जीनोटाइप। तो अगर आप जीन्स के हिसाब से बात करने लगे कि दोनों टी कैपिटल है या दोनों टी स्मॉल, तो ये कहलाएगा जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, अगर आप बात कर रहे हैं टॉल या डॉर्फ की, तो ये कहलाएगा इनका फिनोटाइप। आगे पूछा व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप जानते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी F1 वाला ही है, तो ये प्लांट देखने में टॉल ही होगा। ठीक है, आगे देख। As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance, जैसे कि मेंडल ने ये देखा कि F1 हाइब्रिड जो था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, उसका जो फिनोटाइप था वो बिल्कुल सेम था, यानी वो उतना ही टॉल था जितना कि दोनों टी कैपिटल वाला प्लांट टॉल होता है। ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेट्स द अदर। उसने फिर ये कहा कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर साथ साथ हैं तो उसमें से एक डोमिनेट करता है, जैसे कि F1 में आपने देखा, और उसे उसने कह दिया फिर डोमिनेंट फैक्टर। तो जिसका इफेक्ट नजर आता है F1 में उसे उसने बोल दिया डोमिनेंट फैक्टर, और दूसरे वाले फैक्टर को उसने कह दिया कि वो होगा रेसेसिव फैक्टर। इन दिस केस कैपिटल टी यानी जो टॉलनेस वाला था वो डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल टी के ऊपर, डॉफनेस वाले के ऊपर, और उसको कहा जाएगा रेसेसिव। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर ट्रेट पेयर्स दैट ही स्टडीड। और जो कि यहाँ टॉल डॉर्फ के लिए बताया जा रहा है ऐसे ही दूसरे कैरेक्टर पर भी देखा गया था। इट इज कन्वीनियंट यानी कि और लॉजिकल भी है टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट द डोमिनेंस एंड रेसेसिव। डू नॉट यूज capital T for tall and D for dwarf because you will find it difficult to remember whether T and D are alleles of the same gene character or not। यहाँ बताया गया ये थोड़ा सा कन्वीनियंट भी है और लॉजिकल भी है कि आप उसी का कैपिटल स्मॉल लेटर यूज करें ताकि आपको याद रहे कि ये एक ही जीन के टाइप्स हैं, एलील्स है। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स। क्या एलील सिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि ये दोनों टी कैपिटल दोनों टी स्मॉल, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि हेट्रोजाइगस में देखा जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। Since the capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, it is a monohybrid cross। क्योंकि आप यहाँ पर केवल एक ही कैरेक्टर बात कर रहे हैं, कहलाएगा मोनोहाइब्रिड, वो कहलाएंगे मोनोहाइब्रिड प्लांट्स। एंड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जब आप एक ही कैरेक्टर बात करते हो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो प्लांट हो वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है इसलिए मोनोहाइब्रिड कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड।
और एस क्रॉस को बोला जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर बना के दिखाया टॉल प्लांट को डॉफ प्लांट से क्रॉस कराया, ये इसको इस तरीके दिखाया। यहाँ पर उन्होंने फिर वो जो जीन्स थे या तो आप एरो से मिला दो या ऐसे डब्बे से मिला दो, ये कहलाता है पनेट स्क्वायर। इसको पहली बार एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेगिनाल्ड सी पनेट ने दिया था कॉन्सेप्ट, ये मेंडल ने नहीं बनाया था डब्बे वाला मामला, ये पनेट स्क्वायर बनाया था रेगिनाल्ड सी पनेट। नीट एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं, हम अभी पढ़कर देखते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रेसेसिव पैरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन। जैसे कि हमने देखा कि जो रेसेसिव पैरेंटल था डॉर्फ वाला वो F2 में एज इट इज नजर आ गया बिना किसी ब्लेंडिंग के, बिना किसी मिक्सिंग के। वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इस सम ये रिजल्ट निकालते हैं। F1 वाला बिल्कुल टॉल था, बिल्कुल टॉल उतना ही जितना कि पेरेंट प्लांट था, और F2 के अंदर हमें डॉर्फ प्लांट मिल गया। तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि इसका मतलब ये हुआ कि when the tall and the dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the allele of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। यहाँ से ये बात समझाना चाह रहे हैं कि at the time of gamete formation एक गैमीट के अंदर एक ही एलील जाता है, यानी जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था तो उसके जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट या तो कैपिटल टी वाला होगा या स्मॉल टी वाला, एक गैमीट के अंदर दो एलील एक साथ नहीं जाते हैं। This segregation of allele is a random process, ये एक random process है, and so there is 50% chance of the gamete containing other allele। इसलिए किस गैमीट के अंदर कौन सा एलील जाएगा 50%, क्योंकि एक गैमीट के एक जीन के दो ही टाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हो सकता है ये वाला जाए, हो सकता है ये वाला जाए, तो 50% चांस रहता है किसी एक गैमीट में कौन सा एलील आएगा। As has been verified by the result of the crossing. In this way, the gametes of the capital T plants have the allele capital T. जो गैमीट होंगे dwarf T वाले plants have the allele small t. During fertilization, the two alleles, यही चीज़ यहाँ दिखाई है, कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट थ्रू द पॉलन द स्मॉल टी ऑफ द अदर पेरेंट, देन थ्रू द एग, कैपिटल टी वाला पॉलन ग्रेन से, स्मॉल टी वाला एग से, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट दैट हैव द टी एंड स्मॉल टी। इन अदर वर्ड द हाइब्रिड्स के पास पहुंचा है कैपिटल, मतलब बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को ये लिखकर समझा रहा है। सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन एलील विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट द प्लांट आर हेटेरोजाइगस। क्योंकि हाइब्रिड्स के अंदर आपको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले एलील्स मिल रहे हैं, इसलिए आप इन्हें हेटेरोजाइगस कह सकते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी की बात हो रही है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, द F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड द पनेट स्क्वायर। यहाँ ये इस पनेट स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं जिसको हमने क्रॉस से बना लिया था। शोन फिगर इट वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। पनेट स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था एक बार ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने, उसका नाम है रेगिनाल्ड सी पनेट। ये सवाल कंपटीशन पूछा जा चुका है कि रेगिनाल्ड सी पनेट कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, ये एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफिसरिंग इन जेनेटिक क्रॉस। इससे आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस के अंदर जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये सवाल कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि किसी भी पनेट स्क्वायर से हम क्या देख सकते हैं। वैसे तो आपको इससे फिनोटाइप भी पता चल रहा है कि ये तीनों प्लांट टॉल होंगे, ये प्लांट डॉर्फ होगा। एनसीईआरटी में क्योंकि जीनोटाइप लिखा हुआ है तो कंपटीशन में ऐसी लाइन आ जाती है कि जो पनेट स्क्वायर है इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप। लफ्ज़ पर ध्यान दें, जीनोटाइप लिखा हुआ है, जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। The possible gametes are written on the two side, usually the top arrow on the left column। वही क्रॉस के बारे में बता रहे हैं। All possible combination represent the boxes given below square which generate a square output from। The Punnett square shows the parental tall capital T capital male and the dwarf small t female। The gametes produced by them F1 में capital T small t progeny होगी। Then F1 plant of the genotype कैपिटल टी स्मॉल टी उसे क्या उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड, वही जो कहानी शुरुआत में क्रॉस में बताई जा रही है आपको 10th क्लास से। इसको सिंबल बना देते हैं फीमेल प्लांट के लिए ये, और ये मेल प्लांट के लिए टू डिनोट द मेल एंड द फीमेल रेस्पेक्टिवली। द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूस गैमीट्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल प्रोपोर्शन। वो बोल रहे हैं जब इसके अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो ये जो गैमीट बनाएगा बराबर अमाउंट में बनाएगा। आधे 50% ऐसे वाले होंगे जिसमें कैपिटल टी वाला एलील होगा और आधे ये होंगे जिसमें स्मॉल टी वाला एलील होगा। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पॉलन ग्रेन ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी हैव अ 50% चांस टू पॉलिनेट एग ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी। अब 50% चांस होगा कि कैपिटल टी के साथ जाके मिले या कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाके मिले। Also the pollen of the genotype small t have the 50% chance of the pollinating egg of the genotype capital T as well as of genotype small t. As a result of random fertilization, the resultant zygotes care of the genotype, ये तीन तरीके के आपको पैटर्न मिलेंगे, दोनों टी कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों टी स्मॉल, इस तरीके से बात हो रही है। From the Punnett square, it is easily seen that the 1/4 of the random fertilization lead to capital T। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 1/4 दोनों टी वाले हैं
और 50% हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और 1/4 स्मॉल टी वाले, है ना। 25% ये वाले होंगे प्योर टॉल वाले, 25% प्योर डॉफ वाले और हेट्रोजाइगस वाले 50%। दो द F1 हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, हालांकि F1 वाला केवल कैपिटल टी स्मॉल टी था, बट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर सीन इज टॉल, और वो देखने में टॉल भी था एट द F2 जनरेशन। लेकिन F2 जनरेशन हम ये देख रहे हैं कि जो 75% प्लांट 3/4 ऐसे प्लांट हैं जो कि टॉल है, और वेयर सम ऑफ देम आर कैपिटल टी बाय द अदर आर कैपिटल टी स्मॉल टी। 75% में कुछ ऐसे हैं जो कि कैपिटल टी वाले हैं 25%, और कुछ ऐसे हैं यानी कि 50%। Externally, it is not possible to distinguish between the plant with the genotype capital T and is capital T small t, कि देखकर तो कोई नहीं बता सकता कि ये प्लांट जो टॉल है ये वो होमोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। विद इन द जीनोटोपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर कैपिटल टी इज एक्सप्रेस्ड। जीनोटोपिक पेयर अगर इस तरीके का है तो उसमें से एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जैसे कि कैपिटल टी। हैंस द कैरेक्टर कैपिटल टी फॉर टॉल इज सेड टू बी डोमिनेट, इसलिए कहा जाता है कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, डोमिनेट करता है स्मॉल टी के ऊपर। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर दैट ऑल द F1 आर टॉल, इसी वजह से F1 वाले टॉल थे। ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द F2 3/4 प्लांट, वही बात रिपीट हो रही है बार बार, आर टॉल, क्योंकि एनसीईआरटी लिखी गई है तो एक बच्चा जो कि कोचिंग नहीं करता, किसी टीचर से नहीं पढ़ता, तो वो खुद भी इस बात को पढ़ के आसानी समझ सकता है। बहुत अच्छे अंदाज में स्टेप बाय स्टेप एक बात को लिखा गया। तो यहाँ से फाइनली ये बात समझ में आती है हमारी कि 25% ही 1/4 दोनों टी कैपिटल वाले हैं, हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं और 1/4 स्मॉल टी वाले, यानी जो देखने में रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो जाएगा 3:1, लेकिन जीन्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 1, ये 2, ये 1, यानी जीनोटाइपिक रेशियो जाएगा इसका 1:2:1। ये बातें खैर आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं। The 1/4 half and 1/4 ratio of the capital T, small t is mathematically condensable to form the form of binomial expression। अगर आप इसको एक binomial expression में convert कर सकते हैं, जैसे a plus b का whole square that has the gametes bearing the t और small t in equal frequency, और the expression expanded as, जैसे कि a plus b का whole square है तो a आपने ले लिया half t और ये दूसरा half small t, तो इसको आप दो बार लिख दें, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला रेशियो आ जाएगा जो क्रॉस करने में पाया था, 1/4 tt, हाफ tt और 1/4 tt, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी का होल स्क्वायर। हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी, यहाँ इस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन करके ये वाला आंसर। तो ये जो आंसर तभी आएगा जबकि आप a ले लें हाफ कैपिटल टी और b ले लें हाफ स्मॉल टी, तो फाइनली ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। Mendel self-pollinated the F2 plant and found that dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in the F3 and 4 generation। उसने मेंडल ने और आगे पॉलिनेशन करा है। Mendel self-pollinated the F2 plant and found that dwarf F2 plant generate the dwarf plant F3 generation, F4 में भी dwarf plant ही बना रहे थे। He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous। तो उसने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि जो dwarf plant है उनका जीनोटाइप होमोजाइगस है, क्योंकि वो लगातार dwarf plant ही बना रहे हैं। What do you think he would have got had the self-pollinated tall F2 plant? आप क्या सोचते हैं अगर वो टॉल F2 प्लांट को अगर सेल्फ कराएगा तो उसे क्या मिलेगा? वो डिपेंड करता है, वो होमोजाइगस टॉल अगर है, दोनों टी कैपिटल वाला तो लगातार टॉल प्लांट मिलेंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है तो उसे प्लांट टॉल भी मिलेंगे, डॉफ भी मिलेंगे, द रेशियो ऑफ 3:1 phenotypic ratio. From the preceding paragraph, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of the dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. आप देखकर फिनोटिपिक रेशियो तो मैथमेटिक लॉजिक से निकाल सकते हैं, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो नहीं निकाल सकते। ये नई लाइन नीट एग्जाम में बन सकती है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट, वो बनाएगा कि द जीनोटिपिक रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। आप जीनोटिपिक रेशियो निकाल तो सकते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर से, बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप को देखकर ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन। लेकिन आप जीनोटाइप पता नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जीनोटिपिक रेशियो तो पता लगा सकते हैं कि 1:2:1 आएगा, लेकिन वो जो प्लांट आपके सामने रखे हुए हैं आप उनको देख कर नहीं बता सकते इसमें से कौन सा दोनों टी कैपिटल वाला है, कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। ये लाइन नीट एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती है
कि जीनोटाइपिक रेशियो को तो कैलकुलेट किया जा सकता है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से उनके फिनोटाइप को देखकर, लेकिन आप उनके जीनोटाइप का कंपोजिशन नहीं बता सकते कि दोनों टी कैपिटल वाले कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कौन सा है। उसे बताने के लिए फिर क्या करना होगा, माहौल इस तरफ घुमाया यार, उसे बताने के लिए आपको कराना होगा टेस्ट क्रॉस। कि जैसे आपने F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराया डोमिनेंट पेरेंट से, मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ही प्लांट F1 वाला ये था ना, आपने F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराया सपोज अगर डोमिनेंट पेरेंट से, ठीक है ना, तो ये तो 2 तरीके बनाएगा गैमीट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये एक ही तरीके बनाएगा। जब आप इसको इसके साथ मिलाएंगे दोनों टी कैपिटल, आप इसको इसके साथ मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी आपको मिलेंगे ऑल टॉल प्लांट्स। तो अगर आपने F1 को क्रॉस कराया डोमिनेंट पेरेंट से, F1 को आपने क्रॉस कराया डोमिनेंट पेरेंट से, तो आपको मिलेंगे 100% टॉल प्लांट्स, है ना। और अगर आप कराते हैं F1 को क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट से दोनों टी स्मॉल वाले से, यानी आपने कराया F1 को क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट, रेसेसिव पेरेंट, तो क्या होगा, तो ये 2 तरीके गैमीट बनाएगा अब भी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये एक ही तरीके बनाएगा होमोजाइगस स्मॉल टी की तरह। जब ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट होगा टॉल, ये इसके साथ तो स्मॉल टी प्लांट होगा डॉर्फ, यानी आपको मिलेंगे 50% टॉल और 50% डॉर्फ। ये आप कह सकते हैं कि रेशियो आएगा 1:1 का। तो यानी अगर हम F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो रेशियो आएगा 1:1 का। F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो 100% टॉल प्लांट। तो यहाँ से बात समझने की है कि अगर आपको ये पता लगाना है कि प्लांट इस तरीके का है, दोनों टी कैपिटल वाला है, या फिर प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, मुझे इधर दिखाना चाहिए था ये, कि आपको ये पता लगाना है कि वो हेट्रोजाइगस टॉल है या फिर वो प्लांट होमोजाइगस टॉल है, तो आप उसकी रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें। अगर वो हेट्रोजाइगस टॉल है तो आप जब उसकी रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। इसी को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। क्या कहा जाता है इसको, टेस्ट क्रॉस। और अगर वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर वाला होगा तो जब आप उसको क्रॉस कराएं, दोनों टी कैपिटल आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो आपको ऑल टॉल मिलेंगे। तो यानी कि आप टेस्ट क्रॉस से पता लगा सकते हैं। बात को समझिएगा जरा, जैसे टॉल को डॉफ से क्रॉस कराया F1 जनरेशन प्लांट टॉल, तो उसका तो जीनोटाइप चेक करने की जरूरत नहीं, पता है उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। लेकिन F2 जनरेशन में जो 75% प्लांट टॉल आ रहे हैं, उसमें दोनों टी कैपिटल वाले भी हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी हैं, तो उनका जीनोटाइप कैसे पता चले कि इसमें कौन सा प्लांट प्योर टॉल है, कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है। तो उसके लिए यानी to know the genotype of F2 dominant, to know the genotype of F2 dominant, F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट है उनका जीनोटाइप पता लगाने के लिए आपको रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना पड़ेगा। रेसेसिव पेरेंट्स F2 डोमिनेंट को आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करें, सपोज वो दोनों टी कैपिटल वाला है, आप उसको रेसेसिव पेरेंट स्मॉल टी से क्रॉस करें तो ऑल टॉल प्लांट। तो अगर रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने के बाद सारे के सारे प्लांट टॉल आते हैं, इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों टी कैपिटल। और अगर वो हेट्रोजाइगस वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, उसकी आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो आपको रेशियो मिलेगा 1:1। तो यहाँ से ये बात पता चल सकती है कि प्लांट ऑफ अननोन जीनोटाइप, अननोन का मतलब बस इतना नहीं पता है दोनों टी कैपिटल वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, उसकी अगर हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि उसका जीनोटाइप क्या है। यानी कि टेस्ट क्रॉस की मदद से आप अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाएगा। Whether a plant, a tall plant from the F1 or F2 has capital cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of the tall F2 plant, Mendel crossed the tall plant from F2. इसलिए मेंडल ने क्या किया, क्रॉस कराया टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ डॉर्फ प्लांट, और इसको कहा गया टॉस क्रॉस। यानी टू नो द जीनोटाइप ऑफ F2 डोमिनेंट, मेंडल ने कराया टेस्ट क्रॉस और उसके अंदर वो F2 डोमिनेंट को क्रॉस कराता था रेसेसिव पेरेंट से। In a typical test cross, an organism is a pea plant here showing a dominant phenotype and those genotype is to be determined, जिसका जीनोटाइप पता लगाना है। इस क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते थे इंस्टीड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फ क्रॉसिंग कराने के अलावा हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते थे, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं कराते थे। द प्रोजेनीज ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। वही बात चल रही जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाई। Figure 4.5 shows the result of the typical test cross where violet color flower is dominant over the white color flower. Using Punnett square, try to find out the nature of the offspring of the test cross. What ratio did you get? Test cross का ratio क्या आएगा, आप बोलेंगे 1:1. Using the genotype of this cross, can you give a general definition of a test cross? तो test cross की definition क्या देंगे आप, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। Ratio आएगा 1:1. Test cross की definition क्या होगी कि when a plant of unknown genotype, when the plant of unknown genotype, when
plant of unknown genotype is crossed with recessive parent. Is crossed with recessive parent. Comma. This is known as test cross. Known as test cross. अननोन जीनोटाइप वाला जो प्लांट होगा वो F2 डोमिनेंट होगा. F2 डोमिनेंट होगा, क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि आपको ये पता लगाना कि प्लांट ये वाला टॉल है या फिर प्लांट ये वाला टॉल है. समझ में आ रही बात. अक्सर बातचीत में ऐसा बोल दिया जाता है कि F1 हाइब्रिड टू रेसेसिव पेरेंट, लेकिन याद ये रखना है कि बहुत बेस्ट डेफिनेशन जो है वो ये कि F2 जनरेशन वाले डोमिनेंट पेरेंट को जब क्रॉस कराते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ F2 ये चेक करने के लिए कि वो होमोजाइगस टॉल है हेटेरोजाइगस टॉल है, तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस. ठीक है. यहाँ पर इसी तरीके से मैं क्रॉस बना के दिखाया और मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कि इन्होंने यहाँ पर लिया ये एक रेसेसिव पेरेंट और सपोज इसके उन्होंने क्रॉस कराया था डोमिनेंट पेरेंट से दोनों W वाले को इससे क्रॉस कराया, तो इन्हें अगली जनरेशन सारे फ्लावर वायलेट ही मिलेंगे, है ना. वायलेट को वाइट से क्रॉस कराया और इन्होंने यहाँ पर क्रॉस कराया इसको हेटेरोजाइगस से, तो इसके दो तरीके गैमेट बनेंगे, कैपिटल W वाला और स्मॉल w वाला. इसके दोनों स्मॉल w है तो आपको मिलेगा 50-50% यानी 1:1. तो टेस्ट क्रॉस में रेशियो आएगा 1:1 और अगर आप डोमिनेंट वाले से क्रॉस करा देंगे तो ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आएंगे. ठीक है ना. तो अननोन फ्लावर अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, और अननोन फ्लावर अगर हेटेरोजाइगस होगा तो हाफ फ्लावर आर वॉयलेट और हाफ फ्लावर आर वाइट, यानी रेशियो जाएगा 1:1. ठीक है. Based on his observation on monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस के जरिए मेंडल ने दो जनरल रूल दिए टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिससे कि वो अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जो उसने सीखा है वो दुनिया वालों को बता सके. टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. इनको आजकल प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है, जिसमें कि फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस. क्वेश्चन कॉम्पिटिशन यही पूछा जाता है फर्स्ट लॉ कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ है सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, पॉइंट समझ में आ रहे होंगे. अगर कोई भी बात ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आई, आप पहली बार ही जेनेटिक्स सुन रहे हैं, 10th में भी आपके टीचर ने आपको अच्छे से नहीं समझा पाया और आप नहीं सीख पाए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं. मैं उसके लिए आपको अलग से कुछ दूसरी वीडियोस के जरिए टॉपिक को समझा दूंगा. ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आप यूट्यूब में फ्री वीडियोस देख रहे हैं तो फिर आपको बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी. जो भी बात समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं. कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मैसेज करें. तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक.